तो हाँ जी, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। तो स्वागत है आप लोगों का फिर से आपके अपने इस पसंदीदा चैनल जेके तिवारी गुरुकुल की बेहतरीन, विश्वसनीय और टॉपर बनाने वाली सीरीज में। और इस सीरीज की इस क्लास में मैं आप लोगों को आज केमिस्ट्री के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को, जो कि 2, 3 और 4 मार्क्स में पूछे जाते हैं, उनको एक्सप्लेन करने वाला हूं। और इस सीरीज की बहुत सारी क्लासें हो भी चुकी हैं, तो यदि आप लोगों ने उन क्लासों को नहीं देखा है तो जरूर से जरूर जाकर देख लीजिएगा, क्योंकि यह एक ऐसी सीरीज है जिससे आप इस बचे हुए समय में अच्छे से स्टडी करके अपना बोर्ड एग्जाम में एक बेहतरीन मार्क्स बना सकते हो। सो इस सीरीज की हर एक क्लास के हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस समय इस सीरीज में केवल वही पढ़ाया जाता है जो कि पिछले वर्ष बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। और इस क्लास में भी हम वही केवल क्वेश्चनों को बताएंगे जो कि पिछले वर्ष पूछे जा चुके हैं। सो क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक बात ये ध्यान रखो कि स्टार्ट तो सब कोई करता है, लेकिन विजय उसी की होती है जो अंत तक लड़ता है ना। सो क्लास को अंत तक देखना है, एक भी जगह इसे एक्स नहीं करना है, छोड़ना नहीं है। और अगर आपने स्किप कर दिया तो इसका मतलब आप समझ लो कि आपका बोर्ड एग्जाम में मार्क्स जरूर जरूर कम हो जाएगा, क्योंकि हर एक क्वेश्चन इसके इंपॉर्टेंट है ना। सो अब हम बगैर टाइम बर्बाद किए आपकी क्लास को स्टार्ट करेंगे और बता देना चाहते हैं कि क्वेश्चन को अच्छे से एक्सप्लेन करने में थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए केवल हम आपके सामने आंसर ही लिखने वाले हैं और क्वेश्चन आपको लिखा हुआ स्क्रीन पर शो होगा। ओके, सो अब हम आपकी क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं बगैर टाइम बर्बाद किए। लेकिन हाँ, बता देना चाहते हैं कि भाई जितने न्यू स्टूडेंट हैं वो पहला नंबर तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पर सिलेक्ट कर लें, ताकि स्टडी रिलेटेड कोई भी क्लास आए तो सबसे पहले आप उसे देख सको, क्योंकि बोर्ड एग्जाम की बहुत अच्छी खासी तैयारी इस चैनल के द्वारा मैथ और साइंस की करवाई जाती है। और सारे स्टूडेंट क्लास को लाइक कर देंगे और अपने सभी फ्रेंड्स को बुला लो क्लास को शेयर करके, ताकि यहाँ पर कुछ अच्छे बच्चों की संख्या हो जाए और सारे बच्चे अच्छे से स्टडी कर सके एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर। क्योंकि जब तक आपकी लाइक की संख्या और लाइक की संख्या अच्छी खासी नहीं शो होगी, तब तक हम आपको बेहतरीन नहीं स्टडी करा सके। ओके, क्योंकि आपको ही देखकर हमारे अंदर का मोटिवेशन शो होता है, ज्यादा होता है, तब हम आपको बेहतरीन से बेहतरीन क्लास दे पाते हैं। ओके, सो अब हम आपकी क्लास को स्टार्ट करेंगे, तो किसी को भी छोड़कर नहीं जाना है। और बात किया जाए जो आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, तो ये क्या है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। और सबको मैं बता देना चाहता हूं कि हमारा जो बोर्ड है ना, वो एनसीईआरटी के क्वेश्चनों को कुछ ज्यादा ही मायने रखता है। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर से जरूर आ सकता है। और ये बोला जाए पूछा कब कब गया है, तो हमने बहुत ज्यादा पीछे का तो नहीं देखा है, लेकिन हाँ अभी 2-3 साल का देखा है, 4 साल का देखा है, जिसमें हमारा क्या 2022 में भी आया हुआ है, 23 में भाई आया हुआ है और 24 में भी आया हुआ है। ये लगातार आया हुआ है, आया समझ में। सो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है भाई, कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को क्यों साफ किया जाता है, या ऐसा भी बोल सकते हैं कि वायु में जलाने से पहले क्यों मैग्नीशियम रिबन को रेगमाल से रगड़ा जाता है। चाहे रगड़ने के लिए बोलें या साफ करने के लिए बोलें, बात एक ही है और आप आंसर भी एक लिखने वाले हो। तो समझो क्या होता है। सबको पता है कि ये जो मैग्नीशियम होता है ना, ये जो क्या होता है, मैग्नीशियम होता है, ये आपका होता है एक अधिक क्रियाशील पदार्थ या तत्व आप बोल सकते हो। और ये क्या होता है, ये वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन से क्रिया करके अपने ऊपर एक परत जमा लेता है, जिसे बोलते हैं हम क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत। और फिर उस परत को हटाने के लिए ही हम क्या करते हैं, रगड़ते हैं या साफ करते हैं। तब जब वो परत हट जाती है तो स्पष्ट रूप से ये क्या होता है, जलने लगता है। बताओ आया समझ में, आया समझ में। तो हम क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, आप क्वेश्चन से थोड़ा लिख लो, ले लो। क्यों, क्योंकि जब आप क्वेश्चन से रिलेटेड आंसर देते हो ना, तो जो आंसर हमारा होता है, जो उत्तर होता है, वो बहुत परफेक्ट जाकर बनता है। और एक बात ये समझो कि आपने अपने चेहरे पर कितनी क्रीम लगाई है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि आपने कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया है, उसका कैसे आंसर लिखा, ये इंपॉर्टेंट होता है। तब हम आपको हर एक क्वेश्चन भी एक्सप्लेन करने वाले हैं, और प्लस में आपको कॉपी कैसे लिखना है बोर्ड एग्जाम में, ये भी बताने वाले हैं। ओके, आया समझ में। सो क्या करोगे, आप थोड़ा क्वेश्चन से लोगे और उसके बाद में आप आंसर लिखोगे, है ना। तो क्या दिया गया है, क्या आप लोगे, क्या वायु में, क्या लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे उत्तर में, वायु में क्या जलाने, जलाने है ना, क्या होगा, जलाने होगा, है ना, जलाने, जलाने से क्या पहले, पहले क्या मैग्नीशियम, है ना, क्या मैग्नीशियम रिबन, क्या रिबन को क्या साफ, साफ किया जाता है। साफ किया जाता है, क्यों साफ किया जाता है, उसका रीजन हम आगे लिखने वाले हैं। साफ किया जाता है क्योंकि, है ना, साफ किया जाता है क्योंकि, कि क्या मैग्नीशियम, है ना, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम अधिक, है ना, अधिक क्या क्रिया, क्रियाशील, क्रियाशील होने के कारण, क्या करता है, कारण, कारण वायुमंडल, वायुमंडल में उपस्थित, है ना, वायुमंडल में क्या उपस्थित, उपस्थित, उपस्थित क्या ऑक्सीजन, है ना, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से क्या क्रिया करके, करके, करके अपने, अपने ऊपर, ऊपर एक परत, परत, परत क्या जमा, 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 जमा लेता है। आया समझ में, आया समझ में। ये जमा लेता है, इसीलिए हम इसको साफ करने के लिए क्या करते हैं, मैग्नीशियम
को जो क्या करते हैं, हम इस रिबन को हम क्या करते हैं, रगड़ते हैं। आया समझ में, जमा लेता है। ओके, बस इतना हो गया जाकर, है ना। अब आप समझो, अगर हम बात करें इसकी जो रिएक्शन बनती है वो बनती क्या है। जैसे मान चलो क्या है, ये मैग्नीशियम है और ये क्या करेगा, ये ऑक्सीजन से, है ना, क्या करेगा, अब क्रिया करेगा, तब इसके ऊपर क्या होती है, मैग्नीशियम ऑक्साइड की हमारी क्या बन जाती है, एक परत बन जाती है। और इसी परत को साफ करने के लिए हमें क्या करते हैं, हम इसे रगड़ते हैं, साफ करते हैं रेगमाल से। ओके, आया समझ में, है ना। तो क्या बोलोगे, वायु में जलाने से पहले हम क्या करते हैं, मैग्नीशियम रिबन को साफ करते हैं। क्यों साफ करते हैं, क्योंकि मैग्नीशियम जो है ये अधिक क्रियाशील होने के कारण वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन से क्रिया करके अपने ऊपर क्या करता है कि अपने ऊपर एक परत जमा लेता है। और ये जो परत होती है ना, ये क्या होती है, मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत होती है। बताओ आया समझ में, ऐसा समझ में। ऐसे आप अगर इतना आंसर लिखते हो ना, एकदम पूरा का पूरा मार्क्स आपको बड़ी आसानी से मिल जाने वाला है। ओके, आया समझ में। ये है आपका एक परफेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का। सो क्या करोगे, आप इसका स्क्रीनशॉट लो और उसके बाद में हम चल रहे हैं आपके नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। सो जल्दी से आप क्या करोगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लो तुरंत भाई, इसका जल्दी से। उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन है हमारा कि पूछ रहे हैं क्या, किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक का क्या महत्व होता है, यानी उत्प्रेरक क्या करता है आखिर रासायनिक अभिक्रिया में। या बोला जाए कि इसकी डिफिनीशन ये पूछ रहे हैं, एकदम सिंपल सी बात है कि उत्प्रेरक आपका होता क्या है। और बोला जाए तो ये भी आपका एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है और 2018, 20 और 22 में पूछा जा चुका है। तो आप क्या करोगे, कैसे लिखोगे, सबसे पहले तो आप क्या करोगे, आप उत्प्रेरक की हेडिंग डाल दोगे और उसके बाद में समझो उत्प्रेरक का क्या काम होता है। तो उत्प्रेरक एक ऐसा पदार्थ है कि अगर हम इसको क्या करेंगे, अभिक्रिया में यूज करेंगे, तो हमें अभिकारक से उत्पाद क्या होता है, थोड़ा जल्दी प्राप्त हो जाता है पहले की अपेक्षा। है समझ में। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले अभिक्रिया हमारी देर से हो रही थी और अब अभिक्रिया क्या होगी, हमारी थोड़ा जल्दी हो जाएगी, यानी उसकी गति वो क्या करता है, ये उत्प्रेरक बढ़ा देता है। आया समझ में। तो यही हम लोग क्या करेंगे, लिखने वाले हैं। हम आपको पहले समझाएंगे, उसके बाद में लिखाएंगे, ताकि आपको परफेक्ट तरीके से हर एक क्वेश्चन समझ में आ जाए। आप ये ध्यान रखिएगा, भले आप कम ही क्वेश्चनों को पढ़ो, मगर जितना पढ़ो उतना सटीक पढ़ो। आया समझ में। अगर आप जितना पढ़ते हो उतना अच्छे से पढ़ते हो तब ज्यादा बेहतर है। ओके, सो आप बहुत ज्यादा ना ध्यान करके थोड़ा ध्यान करो, लेकिन उसे आपको आना चाहिए, याद रहना चाहिए, ध्यान रखिएगा, है ना। सो क्या करोगे, क्या बताएंगे हम, तो ये एक ऐसा पदार्थ होता है, क्या लिखेंगे, वह वह पदार्थ, है ना, क्या, वह पदार्थ जो जो क्या करता है, वह पदार्थ जो क्या, रासायनिक, है ना, रासायनिक क्या अभिक्रिया, है ना, क्या अभिक्रिया, अभिक्रिया के के क्या दर, है ना, दर यानी गति, अर्थात उसकी स्पीड को, है ना, गति को क्या करता है, बढ़ा, है ना, क्या बढ़ा, बढ़ा देता है, बढ़ा देता है, बढ़ा देता है ना, क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, उत्प्रेरक, है ना, उत्प्रेरक क्या कहलाता, कहलाता है। बताओ आया समझ में। ये होता है क्या, आपका उत्प्रेरक कहलाता है। अगर हम इसमें क्या करें, समीकरण की बात करें, तो समझो क्या, मान चलो जैसे हमको अगर वनस्पति घी, क्या वनस्पति, क्या वनस्पति, है ना, वनस्पति, वनस्पति तेल, ओके, वनस्पति तेल से मान के चलो हमको क्या चाहिए, वनस्पति घी चाहिए, क्या वनस्पति, है ना, वनस्पति क्या चाहिए, घी चाहिए। अगर वनस्पति तेल से हमें वनस्पति घी चाहिए, तो हम अगर इसमें क्या करते हैं, उत्प्रेरक के रूप में क्या करते हैं, निकेल, क्या क्या निकेल, निकेल यानी क्या होता है, एनआई, है ना, निकेल यानी एनआई, अगर इसका यूज कर देते हैं तो पहले की अपेक्षा अब हमें बड़ी जल्दी वनस्पति तेल से वनस्पति घी मिल जाने वाला है। बताओ आया समझ में, आया समझ में ना, है ना। सो क्या करोगे, आप इसका स्क्रीनशॉट लोगे और हाँ भाई फिर से बता रहे हैं, अगर क्लास समझ में आ रही है, क्लास अच्छी लग रही है, आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ सर हमारे लिए मेहनत कर रहे हैं और हमें बेहतरीन क्वेश्चनों को एक्सप्लेन कर रहे हैं और हम आपको लिखना भी सिखा रहे हैं, सो अगर हमारी मेहनत आपको समझ में आ रही है तो प्लीज 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 क्लास को आप शेयर कीजिए, स्टूडेंट को आप बुलाइए और हाँ सबको बताइए कि आप अगर इससे स्टडी करो, इस प्लेटफॉर्म से, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर क्वेश्चनों को भी सिखाया जाता है और लिखना भी बताया जाता है और हर एक नॉलेज दिया जाता है। आया समझ में, आया समझ में आपको, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और शेयर कर दो क्लास को और सारी स्टूडेंट को बुला लो और हाँ न्यू वाले तुरंत चैनल सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैथ और साइंस सारी की सारी क्लास को ऐसे ही आपको पढ़ाया जाता है। और आप लाइक भी कर दो क्लास को। ओके, इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद में हम चल रहे हैं तीसरे क्वेश्चन पर। ओके, उसके बाद में थर्ड क्वेश्चन हमारा है कि संक्षारण क्या है, इससे बचने के उपाय बताइए। तो भाई अगर इस क्वेश्चन की बात किया जाए ना, तो ये क्वेश्चन तो इस चैप्टर का जान है, जरूर से जरूर किसी ना किसी सेट में इसे पूछ लेंगे, आप ये समझिए, है ना, एकदम सिंपल सा है। तो क्या होता है संक्षारण, आप समझ सकते हो क्या, संक्षारण का मतलब क्या होता है, नष्ट होना। आया समझ में, क्या नष्ट होना। लेकिन यहां पर क्या होगा, यहां पर बात किया जाएगा क्या, आपके धातुओं से रिलेटेड, है ना। तो क्या होता है कि अगर कोई धातु क्या होती है, कोई धातु वायु की उपस्थित में, मतलब वायु की नमी और क्या हवा वगैरह से क्या करती है, वो अगर अपक्रिया करती है ना, और अपक्रिया करने के बाद अगर वो नष्ट होने लगती है, नष्ट होने लगती है, तो इसी जो घटना होती है, जो प्रक्रिया होती है, इसको क्या बोलते हैं, हम संक्षारण बोलते हैं। एकदम सिंपल सी बात है समझ में। और हमें इसके अपने इससे बचने के उपाय भी बताना है, आखिर हम कैसे इससे बच सकते हैं, तो वो भी आप समझो, है ना, क्या होता है। तो आप समझो क्या होता है, क्या बोलेंगे संक्षारण, तो क्या लिखेंगे कि यदि, क्या लिखेंगे कि हम क्या, यदि, यदि क्या कोई क्या पदार्थ, है ना, क्या कोई पदार्थ, केवल धातु की बात नहीं की जा रही, क्योंकि कोई भी पदार्थ क्या होता है, नष्ट हो सकता है। आया समझ में, है ना। तो क्या लिखेंगे, यदि कोई पदार्थ, पदार्थ क्या वायुमंडल, है ना, वायु, वायुमंडल, वायुमंडल, मंडल में क्या उपस्थित, है ना, उपस्थित ऑक्सीजन, क्या ऑक्सीजन, क्या ऑक्सीजन व नमी, नमी
नमी से क्या अभिक्रिया है ना, अभिक्रिया अभिक्रिया करके करके क्या करता है, परत दर परत है ना, करके क्या, परत दर परत है ना, क्या करता है, नष्ट नष्ट होने, है ना, परत दर परत क्या करता है, नष्ट होने होने लगता लगता है। तो तो इस तो इस क्या घटना को क्या संक्षारण, क्या संक्षारण कहते कहते हैं। बताओ आया समझ में, आया समझ में। क्या कोई भी पदार्थ है, कोई भी पदार्थ है, वो धातु भी हो सकता है ना, उसने क्या किया, वायु में उपस्थित ऑक्सीजन और नमी से अभिक्रिया किया और उसके बाद में वो नष्ट होने लगा, खत्म होने लगा। तो बस यही जो प्रक्रिया, यही जो घटना, ये क्या हो जाएगी, आपकी संक्षारण हो जाएगी। एकदम सिंपल सी बात है, समझ में। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो आप क्या करो भाई, एग्जाम्पल दे दो तो और भी बहुत बढ़िया हो जाएगा, है ना। जितना तुम सबसे अलग कर सकते हो और जितना बेहतर लिख सकते हो, आप उतना बेहतर लिखिएगा, आप ये ध्यान रखिएगा, है ना। सो हर एक क्वेश्चन जिसमें डिफिनेशन वगैरह पूछी जाती है, आप उसे क्या करोगे, पूरा पूरा हेडिंग डाल डाल कर लिखोगे और उसके बाद में अगर आपको उदाहरण पता है उससे रिलेटेड तो प्लीज आप उदाहरण दे दीजिएगा। अगर आपको समीकरण पता है तो समीकरण आप दे दीजिएगा। जितना बेहतर तुम दूसरे से कर सकते हो उतना बेहतर आप कीजिएगा, तभी आपको बेहतर से बेहतर मार्क्स मिलने वाला है। इसलिए मैं बता रहा हूं कि मैं आपको क्वेश्चन भी बताऊंगा और क्वेश्चनों को लिखना भी सिखाऊंगा। तो आप समझ सकते हो कि ये प्लेटफॉर्म और हमारा नॉलेज और ये क्लास आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट। बताओ आया समझ में, आया ना समझ में, है ना। तो क्या करोगे, हम उदाहरण भी देंगे। तो उदाहरण में क्या होता है, जैसे समझो क्या लोहे में क्या हो, जंग लग जाए, है ना। तो क्या लिखेंगे, क्या लोहे में क्या जंग, है ना, जंग क्या लगना। आया समझ में, लगना, लोहे में जंग लगती है, क्या है, संक्षारणी है। उसके बाद में क्या, कॉपर, है ना, क्या कॉपर पर क्या हरी हरी परत का क्या चढ़ना। बताओ आया समझ में, चढ़ना, है ना। जब उस पर क्या होती है, हरी परत चढ़ जाती है। आपने देखा होगा अगर किसी मंदिर में कोई अगर भगवान की मूर्ति पीतल वगैरह की या कॉपर वगैरह की बनी हुई है और उसकी अच्छी खासी साफ सफाई नहीं हो पाती, है ना, तो क्या होता है, उस पर क्या होती है, एक हरी प्रकार की परत चढ़ जाती है। तो हरी प्रकार की वो जो परत चढ़ी है ना, इसका मतलब क्या, कि वो नष्ट हो रहा है, वो संचारित हो रहा है। आया समझ में, आया समझ में। उसके बाद में क्या होता है, एक और होता है, क्या चांदी पर अगर काली परत चढ़ जाए, क्या चांदी चांदी पर क्या काली काली परत परत का क्या चढ़ना, क्या चढ़ना। बताओ आया समझ में, चढ़ना, है ना, क्या चढ़ना। आया समझ में ना, चढ़ना आदि आदि ऐसे ही होते हैं, है ना, चढ़ना आदि। बताओ आया समझ में, है ना, आया ना समझ में, आदि। आप लोगों ने देखा होगा हमारी माताएं और बहनें जो चांदी की पैल खरीदती हैं, फिर क्या होता है, कुछ दिन के बाद वो काली हो जाती है। क्या होती है, काली हो जाती है। तो क्यों काली हो जाती है, क्योंकि वो घर का कार्य करती रहती हैं और घर का कार्य करते करते उनके पैर पर क्या होती है, कि नमी वगैरह चली जाती है और वायुमंडल में वायु उपस्थित ही है, तो क्या होती है, वो अपक्रिया करती है और अपक्रिया करने के बाद में वो क्या करती है, वो नष्ट होने लगती है, संचारित होने लगती है, इसलिए वो क्या होती है, काली हो जाती है। बताओ आया समझ में, आया समझ में। तो जो बहन मान चलो इस समय समझ रही है ना इस क्लास को, तो अगर आपने पैल वगैरह पहन रखा है तो आप उसे साफ करे रहिएगा। आया समझ में, उसे ये नहीं कि मतलब काली हो जाए तो उसे काली ही रहने दो, क्योंकि वो अगर काली रहेगी तो ये समझ लो कुछ दिन के बाद वो खत्म हो जाएगी, तो उसे आप साफ रखिएगा। ओके, आया समझ में। तो ये होता है, ये हमारा क्या हो गया, संचारण हो गया, क्या हो गया, संचारण हो गया। उसके बाद में अगर हम उपाय की बात करें, है ना, तो क्या लिखेंगे, क्या उपाय, क्या उपाय। ओके, है ना। तो उपाय में क्या बात करें, तो सबसे पहले आप समझो हम क्या कर सकते हैं। आपने देखा हो क्या, लोहे लोहे की बहुत सारी वस्तुओं को हम क्या करते हैं, पेंट कर देते हैं ना। क्यों पेंट कर देते हैं, ताकि वो क्या हो कि उस वो जो वायु से वो अभिक्रिया ना करे, नमी से वो अभिक्रिया ना करे और संचारित ना हो। ओके, तो क्या लिखोगे हम, क्या करेंगे, लो पेंट करके, है ना, क्या पेंट करके हम क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं, है ना। तो क्या लिखेंगे हम, पेंट, क्या लिख सकते हो आप, क्या धातु या पदार्थ कुछ भी लिया जा सकता है ना, पदार्थ, क्योंकि वो भी एक प्रकार का पदार्थ ही है। तो क्या लेंगे, क्या धातु या पदार्थ ले सकते हैं, क्या पदार्थ पदार्थ को क्या पेंट पेंट क्या करके। बताओ आया समझ में, आया समझ में। उसके बाद में अगर हम सेकंड की बात करें तो क्या लिख सकते हैं, यश दलेपन करके। क्या 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 लिख सकते हैं, क्या धातुओं धातुओं का क्या यस्द, क्या यस्द यस्द लेपन, है ना, यश दलेपन करके। अब ये केवल होता है क्या, धातुओं का ही। यश दलेपन का मतलब क्या हुआ, किसी एक धातु पर किसी एक ऐसी धातु का परत चढ़ा देना जो कि कम संचारित हो, कम नष्ट हो, कम अभिक्रियाशील हो। ओके, आया समझ में। उसके बाद में थर्ड होता है, मतलब थर्ड एक और लिख सकते हैं, क्या मिश्र धातु बनाकर। क्या मिश्र मिश्र धातु 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 क्या बनाकर, बना कर। ओके, आया समझ में। एक ऐसी धातु हो जो अभिक्रियाशील हो और एक ऐसी हो जो अभिक्रियाशील ना हो। तो अगर हम क्या करें, दोनों को मिलाकर एक नई धातु बना देंगे तो जो अब धातु वो बनी है जाकर ना, वो क्या होगी, वो कम संचारित होगी, है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, पेंट भी कर सकते हैं और किसी भी धातु पर हम एक ऐसी धातु का परत चढ़ा सकते हैं जो कि कम क्रियाशील हो, इसे क्या बोलते हैं, यश दलेपन बोलते हैं इस प्रक्रिया को। और नहीं तो हम मिश्र धातु बना सकते हैं, किन्हीं दो धातुओं को मिलाकर एक नई धातु बना सकते हैं, जिससे क्या होगा कि अब वो कम संचारित होगी। बताओ आया समझ में, एक्सप्लेन हो गया नहीं पूरा पूरा क्वेश्चन, है ना। ये पूरा पूरा क्वेश्चन आपका एक्सप्लेन हो गया। और ये अगर पूछा जाएगा, ये अगर पूछा जाएगा तो कम से कम आपको क्या पूछा जाएगा, 3 मार्क्स का पूछा जाएगा, जिसमें आपका क्या होगा, ये 2 मार्क्स की परिभाषा आ जाएगी और 1 मार्क्स की इसके ये पॉइंट आ जाएंगे। आया समझ, हमने तो 3 पॉइंट लिखा है, अगर आपको याद हो तो 1 2 कोई भी आप लिख सकते हो, नो टेंशन। ओके, आया समझ में, आया समझ में। आप क्या करोगे, इसका स्क्रीनशॉट लोगे और उसके बाद में हम चल रहे हैं क्या, चौथे क्वेश्चन पर।
उसके बाद में अगर बात करें क्या चौथे क्वेश्चन की, तो इसे बोला जाता है क्या कि यहाँ पर क्या दिया कि उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, उदाहरण भी समझाइए, है ना। तो ये है हमारा क्या चैप्टर नंबर 2 का टॉपिक। और ये क्वेश्चन ना भाई अब क्या बताएं, इतना इंपॉर्टेंट है कि जरूर जरूर इसे पूछ ही लेते हैं, ये आप समझो, है ना। क्या बोले उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, तो तुम्हें बताया गया होगा कि अम्ल जो होता है खट्टा होता है और उस पर माइनस का क्या होता है, आयन होता है ना। क्या माइनस नहीं, सॉरी, प्लस का आयन होता है ना। क्या होता है, अम्ल पर प्लस का आयन होता है, H प्लस आयन। और क्या होता है, क्षार पर क्या होता है, माइनस आयन होता है, हाइड्रोक्सिल आयन होता है, ऋण आयन होता है ना। आया समझ में। तो अब समझो उदासीन का मतलब कोई भी उस पर आयन नहीं है, क्या कोई भी आयन नहीं है। तो जब H प्लस आयन यानी अम्ल और OH माइनस आयन यानी क्षार दोनों जब मिलते हैं ना, क्या करते हैं, दोनों मिलते हैं, तब हमें क्या मिलता है, एक ऐसा पदार्थ मिलता है जो कि उदासीन होता है, जिसे हम लवण बोलते हैं। और बस यही अभिक्रिया क्या कहलाती है, हमारी उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। बताओ आया समझ में, आया समझ में। तो हम क्या बोलेंगे, यानी सिंपल सी बात यह है कि जब अम्ल क्षार एक दूसरे से अभिक्रिया करते हैं तब हमें क्या मिलता है, लवण, और साथ में जल भी मिलता है। बस यही अभिक्रिया हमारी क्या कहलाएगी, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाएगी। बताओ आया समझ में, है ना। तो यही हम लोग लिखने वाले हैं। तो क्या लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, वह क्या, वह रासायनिक, है ना, क्या रासायनिक अभिक्रिया, है ना, क्या अभिक्रिया, अभिक्रिया जिसमें, है ना, क्या जिसमें, क्या जिसमें अम्ल व क्षार, क्या अम्ल, अम्ल व क्या क्षार, है ना, अम्ल व क्या क्षार परस्पर, क्या परस्पर, परस्पर, परस्पर मतलब एक दूसरे से, है ना, परस्पर क्या अभिक्रिया, है ना, क्या अभिक्रिया क्या करके, क्या अभिक्रिया करके, परस्पर अभिक्रिया करके, करके क्या लवण, है ना, क्या लवण, लवण व जल, जल का, लवण व जल का क्या करते हैं, निर्माण, है ना, निर्माण यानी बनाते हैं, निर्माण करते, करते है ना, निर्माण करते हैं, क्या कहलाती है, करते हैं, क्या कहलाती है, उदासीनीकरण, करण अभिक्रिया, है ना, अभिक्रिया, अभिक्रिया क्या कहलाती है, क्या कहलाती है। बताओ आया समझ में, आया समझ में। उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। अगर हम इसका क्या जर्नल इक्वेशन लिखना चाहें, जर्नल यानी सबके ऊपर अगर जो लागू हो जाए, तो सिंपल सी बात है, क्या होगा कि एक क्षार होगा, क्या क्षार होगा, और एक होगा क्या अम्ल होगा। और ये दोनों जब अभिक्रिया करेंगे तो हमें क्या मिलेगा जाकर, हमें मिलेगा जाकर क्या लवण, और साथ ही हमें क्या मिल जाने वाला है, जल मिल जाने वाला है। और बस यही अभिक्रिया हमारी क्या कहलाएगी, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाएगी। ओके आया समझ में। अगर हम इसमें एग्जांपल लिखना चाहें, क्या एग्जांपल लिखना चाहें, तो आप सभी को पता है क्या NaOH, है ना, NaOH यानी कास्टिक सोडा अर्थात सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या है, एक प्रकार का क्या है, क्षार है। और प्लस में अगर हम HCl ले लें, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ले लें, तो ये क्या है, एक प्रकार का अम्ल है। अगर ये दोनों अभिक्रिया करते हैं ना, तो समझो ये क्या होगा, ये हमारा क्या होगा कि ये जो है हमारा NaOH, ये जब अभिक्रिया करेगा, मतलब अभिक्रिया करेगा, तो क्या होगा, ये Na प्लस और OH माइनस आयन में टूटेगा। और ये जब अभिक्रिया करेगा तो ये क्या होगा, ये H प्लस और Cl माइनस आयन में टूटेगा। आया समझ में। तो हमारा ये क्या Na प्लस और Cl माइनस, ये दोनों क्या करेंगे, जुड़ेंगे, और जुड़ने के बाद क्या बनाएंगे, NaCl बनाएंगे, क्या सोडियम क्लोराइड, जो कि क्या है, एक प्रकार का क्या लवण है, जिसे हम साधारण नमक भी बोलते हैं, साधारण नमक भी बोलते हैं, यानी खाने वाला नमक। और ये H प्लस और ये हमारा OH माइनस, ये दोनों मिलेंगे तो क्या हमें मिल जाएगा, हमको मिल जाएगा H2O, जल मिल जाने वाला है। और बस यही अभिक्रिया को बोलते हैं क्या, उदासीनीकरण अभिक्रिया। और ये हमारा क्या है, एग्जांपल है। बताओ आया समझ में। ये क्या है, कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड, और ये क्या है हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और फिर ये दोनों अभिक्रिया करेंगे तो हमें क्या मिलने वाला, साधारण नमक यानी NaCl सोडियम क्लोराइड, जो कि एक प्रकार का लवण है। और ये क्या है, हमारा जल हो जाएगा। बताओ आया समझ में। यही है हमारी उदासीनीकरण अभिक्रिया। सो आ गया समझ में ना, आ गया ना समझ में। देख सकते हो हमने कितनी आसानी से एक्सप्लेन कर दिया और आपको समझा दिया। सो क्या करोगे आप, इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद हम चल रहे हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। जल्दी से ले लो स्क्रीनशॉट इसका भाई आप लोग। उसके बाद में हमारा पांचवा क्वेश्चन है कि पीतल एवं तांबे के बर्तनों में आखिर क्यों हम दही और खट्टे पदार्थों को नहीं रखते हैं। ऐ समझ में, यहां पर हमसे रीजन पूछा जा रहा है। और बात किया जाए तो ये भी हमारा क्या है, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। सो पहले ही बता चुके हैं कि एनसीईआरटी क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, और ये हमारा 19, 22 और 23 में पूछा जा चुका है। तो समझो आप क्या है, दही भी हमारा क्या होता है, खट्टा ही होता है ना, खट्टा होता है ना। और खट्टे पदार्थ तो ऑलरेडी खट्टे ही होते हैं। और खट्टा का मतलब क्या हुआ आपका, अम्ल। क्या खट्टा का मतलब क्या हुआ, अम्ल, है ना। तो ये दोनों क्या होते हैं, हमारे अम्लीय प्रकृति के होते हैं। और ये अम्लीय प्रकृति के होने के कारण अगर तांबे और हमारा पीतल इनके संपर्क में अगर आ गए ना, तो ये क्या करते हैं, ये अभिक्रिया करके हानिकारक लवण यानी नुकसानदायक विषैले लवण का निर्माण करते हैं। और अगर उसको किसी व्यक्ति ने खा लिया, किसी जीव ने खा लिया ना, तो निश्चित ही या तो वो मर जाएगा अगर ज्यादा मात्रा में हो गया तो, और नहीं तो उसकी तबीयत तो जरूर से जरूर खराब हो जाएगी। आप ये समझिए, है ना। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, नहीं रखते हैं, क्योंकि क्या करता है, ये इसके संपर्क में आते ही क्या करता है, क्या करता है, ये कि हानिकारक लवण का निर्माण करता है। बताओ आ गया ना समझ में, आ गया ना समझ में। यही हम लोग क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे। आया ना समझ में, है ना, आया ना समझ में। ओके ठीक है, तो चलो क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, क्वेश्चन से थोड़ा ले लेते हैं ना। तो क्या लिखेंगे कि पीतल, है ना, पीतल, पीतल एवं क्या तांबे, क्या पीतल एवं तांबे के क्या बर्तनों, बर्तनों में क्या दही एवं एवं क्या खट्टे, खट्टे
पदार्थ, है ना, पदार्थ नहीं क्या रखने, क्या नहीं रखने रखने चाहिए, है ना, नहीं रखने चाहिए, क्योंकि अब क्या रीजन है भाई, ये भी बताने वाले हैं ना, क्योंकि क्योंकि क्या, क्योंकि क्योंकि दही एवं एवं क्या खट्टे पदार्थ, पदार्थ क्या अम्लीय, है ना, अम्लीय प्रकृति, है ना, प्रकृति 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 के होते हैं, क्या प्रकृति प्रकृति के के होते हैं 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 जो 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 तांबे एवं जो 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 क्या पीतल पीतल एवं तांबे, जो पीतल एवं तांबे तांबे के तांबे के बर्तनों, तांबे के बर्तनों के, है ना, पीतल या तांबे, अब यहाँ पर बर्तन की बात की गई तो हमने बर्तन में से लिख दिया है, और नहीं तो बर्तन की बात छोड़ो, ऐसे भी अगर संपर्क में आएगा तो सिंपल सी बात हानिकारक लवण बन जाएगा, है ना, तो क्या जो पीतल एवं तांबे के 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 बर्तनों के क्या संपर्क, है ना, संपर्क क्या संपर्क संपर्क, है ना, संपर्क आपका ऐसा लिखा जाएगा, या संपर्क में में आते आते ही हानि हानिकारक हानिकारक क्या लवण लवण का क्या करते हैं निर्माण निर्माण क्या करते हैं। बताओ आया समझ में, आया समझ में, इसीलिए हम क्या करते हैं नहीं रखते हैं, है ना, तो समझे, समझ में आया ना, इसीलिए पीतल और तांबे के बर्तनों में दही हो या कोई भी खट्टा पदार्थ हो नहीं रखा जाता, क्योंकि जैसे उसके संपर्क में वो आया, जैसे उसके पास गया, तुरंत उससे अब क्रिया करेंगे, तुरंत उससे क्या करेगा, अब क्रिया करेगा, और तुरंत ही क्या होगा कि हानिकारक लवण का निर्माण हो जाएगा। पीतल एवं तांबे के बर्तनों के संपर्क में आते ही क्या करेंगे, जैसे आएंगे तैसे अब क्रिया करेंगे, और क्या होगा, हानिकारक लवण का निर्माण हो जाएगा। अगर मान लो इसकी हम क्या करते हैं इक्वेशन लिखना चाहते हैं, तो आप समझो, समझो आप क्या हो कि कोई भी क्या, चाहे वो दही हो, क्या दही हो, या कोई भी भाई खट्टा पदार्थ हो, आया समझ में, कोई भी खट्टा पदार्थ हो, कोई भी खट्टा पदार्थ हो, जैसे जैसे क्या होगा संपर्क में आएगा, तैसे हमें क्या मिलेगा, तैसे हमें क्या मिलेगा, हानिकारक लवण तुरंत मिल जाएगा, है ना, क्या हानि हानिकारक हानिकारक लवण तुरंत मिल जाने वाला। बताओ आया समझ में, आया ना समझ में, तुरंत हमें हानिकारक लवण मिल जाएगा, और फिर क्या होता है कि प्लस में क्या होती है हमारी हाइड्रोजन गैस भी निकलती है ना, हानिकारक लवण बनेगा और हमें क्या मिलेगा, हाइड्रोजन गैस भी उत्सर्जित उसमें से होगी। ओके आया समझ में, क्या करोगे इसका तुरंत आप स्क्रीनशॉट लोगे, स्क्रीनशॉट आप लोगे, जितने भी एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन होते हैं ना भाई, वो सारे के सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट ही होते हैं, सो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल रहे हैं। आप आया समझ में ना, ले लो स्क्रीनशॉट जल्दी से आप इसका। उसके बाद में छठा क्वेश्चन है हमारा कि दूध में बेकिंग सोडा मिलाने पर उसे दही बनने में अधिक समय क्यों लगता है, अधिक समय क्यों लगता है। तो आप समझो बेकिंग सोडा ये क्या है, ये क्षारीय प्रकृति का हमारा होता है ना, ये क्या है, क्षारीय प्रकृति का होता है, और इसे जब हम क्या करते हैं दूध में मिला देते हैं, तो वो दूध भी क्या होता है, क्षारीय प्रकृति का हो जाता है, क्या होता है, क्षारीय प्रकृति का हो जाता है। इसीलिए इसीलिए उसे अम्लीय बनने में कुछ ज्यादा टाइम लगता है, और जब अम्लीय बनने में कुछ ज्यादा टाइम लगता है तो इसीलिए वह देर से जाकर हमारा दही बनता है। और यही बात ये भी है कि जो हमारे क्या ग्वाले होते हैं, ग्वाले का मतलब दूध बेचने वाला, क्या दूध बेचने वाला, वो क्या करता है, जो घर घर में या फैक्ट्रियों में जो दूध मतलब मिलता है ना हम लोगों को, उसमें क्या होता है बेकिंग सोडे का यूज किया जाता है, ताकि ये दूध जल्दी ना फटे, कुछ देर से फटे, और ज्यादा समय तक उसी दूध को सप्लाई किया जा सके। बताओ आया समझ में, आया समझ में ना, तो क्या बोलेंगे कि दूध में बेकिंग सोडा मिलाने से उसकी प्रकृति क्षारीय हो जाती है, इसलिए उसे दही बनने में अधिक समय लगता है। एकदम सिंपल सी बात, आया समझ में। और यही रीजन है कि ग्वाले क्या करते हैं, इसका यूज कर करके हमें हमें क्या होता है कि पुराना दूध ज्यादा दिनों तक अधिक टाइम तक क्या करते हैं, सप्लाई करते रहते हैं, बेचते रहते हैं। आया समझ में ना। सो आप समझो क्या बोलोगे, क्या बोलोगे कि क्या दूध दूध में क्या बेकिंग, है ना, क्या बेकिंग क्या सोडा क्या मिलाने, है ना, मिलाने पर क्या होती है, उसकी उसकी प्रकृति, है ना, उसकी क्या प्रकृति क्या क्षारीय, है ना, क्या क्षारीय हो हो जाती है, इसलिए क्या, इसलिए उसे 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 क्या क्या दही दही बनने में, है ना, क्या दही बनने में क्या होता है अधिक, है ना, क्या दही बनने में क्या अधिक समय क्या लगता है। बताओ आया समझ में,
यही रीजन क्या होता है कि इसे अधिक समय लगता है। बताओ आया समझ में? आया समझ में ना? है ना? ओके, तो बस यही सिंपल सी बात है और इसीलिए ज्यादा समय तक ग्वाले क्या करते हैं कि यूज कर करके हमें ज्यादा टाइम तक दूध को सप्लाई करते रहते हैं। आया समझ में? है ना? उसके बाद में हमारा क्या सातवां क्वेश्चन है। सातवां क्वेश्चन क्या है? आप पहला नंबर तो इसका क्या स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद में हम आपको बता रहे हैं। तो इसमें क्या पूछ रहे हैं कि हमारी मिश्र धातु क्या होती है और बताना है कि इसके उदाहरण कौन-कौन से हैं। और अगर बोला जाए ना तो ये हमारा क्या 2024 और 23 में पूछा जा चुका है ना? क्या पूछा जा चुका है। तो समझो क्या होगा। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, हेडिंग डालेंगे क्या मिश्र धातु की। ओके, क्या मिश्र धातु की हम क्या करेंगे, हेडिंग डालेंगे, है ना? उसके बाद में क्या लिखेंगे, तो समझो मिश्र धातु जो होता है वो दो धातुओं को मिलाकर एक नई धातु बनाया जाता है, उसी को बोलते हैं क्या मिश्र धातु, है ना? तो क्या बोलने वाले हैं हम, क्या बोलने वाले हैं कि दो या क्या दो से क्या अधिक, है ना? अधिक अधिक क्या धातुओं, है ना? धातुओं के क्या समांगी, क्या समांगी 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 क्या मिश्रण, है ना? मिश्रण को क्या धातु धातु उसमें भी क्या मिश्र धातु, है ना? क्या मिश्र मिश्र धातु कहते हैं। बताओ आया समझ में? आया समझ में? दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण यानी एक जैसा मिश्रण हो उसी को क्या बोला जाता है, मिश्र धातु हम कहते हैं। अगर इसमें हम क्या करें, उदाहरण की बात करें, है ना? क्या उदाहरण की बात करें तो हमारा क्या पीतल हो गया, क्या पीतल, ये क्या है, ये आपका क्या है मिश्र धातु है। उसके बाद में हमारा क्या कांसा हो गया, ये भी क्या है मिश्र धातु है। और उसके बाद में क्या सोल्डर, क्या सोल्डर एक होती है मिश्र धातु, ये भी क्या है एक मिश्र धातु है। आदि इसी प्रकार से भी क्या होते हैं, बहुत सारे और भी मिश्र धातुएं होती हैं। बताओ आया समझ में? इसका क्या करोगे आप, स्क्रीनशॉट लोगे और उसके बाद में हम चलेंगे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। सो इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप जल्दी से भाई। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि निस्तापन एवं भर्जन में अंतर सहित उदाहरण सहित अंतर स्पष्ट करना, है ना? उदाहरण भी क्या करना है, बताना है और बताना क्या कि क्या इसमें अंतर होता है, कहां पर हम निस्तापन विधि का यूज करते हैं और कहां पर क्या भर्जन विधि का यूज करते हैं। ये क्या है, ये आपका चैप्टर नंबर 3 केमिस्ट्री के वाला क्या है कॉन्सेप्ट है, टॉपिक है ना? सो समझो क्या होता है कि निस्तापन में ना ये क्या है, ये अयस्क से शुद्ध धातु को प्राप्त करने की ये दोनों विधियां हैं। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम वायु की अनुपस्थिति में अयस्क को क्या करते हैं, गलन से कम ताप तक गर्म करते हैं। आया समझ में? और इसमें क्या करते हैं हम, वायु की उपस्थिति में गलन से अधिक ताप तक क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है ना? आया समझ? बस इतना ही अंतर है। तो क्या लिखेंगे, कि क्या लिखने वाले हैं, वह प्रक्रिया, है ना? वह प्रक्रिया वह प्रक्रिया जिसमें, है ना? क्या जिसमें क्या जिसमें क्या अयस्कों, है ना? क्या अयस्कों को को वह प्रक्रिया जिसमें अयस्कों को क्या ऑक्सीजन, है ना? क्या ऑक्सीजन की क्या अनुपस्थिति, है ना? क्या अनु अनुपस्थिति, है ना? अनुपस्थिति में क्या अनुपस्थिति अनुपस्थिति में क्या क्या गलनांक, अनुपस्थिति में क्या गलनांक 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 से कम ताप ताप पर गर्म गर्म करके शुद्ध शुद्ध धातु धातु प्राप्त प्राप्त की जाती है। क्या की जाती है, क्या निस्तापन, है ना? निस्तापन कहलाती है। बताओ आया समझ में? एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें हम क्या करें, अयस्क को क्या गलन से कम ताप यानी वो गले ना, है ना? गलनांक से कम ताप पर क्या करते हैं, वायु की अनुपस्थिति में, वायु नहीं होती है तो हम गर्म करके शुद्ध धातु प्राप्त कर लेते हैं। बस इसी को क्या बोला जाता है, निस्तापन बोला जाता है। आया समझ में? और ये क्या होता है, इस प्रक्रिया को मतलब अयस्क दो प्रकार के होते हैं, एक सल्फाइड वाला होता है और एक होता है क्या कार्बोनेट वाला, है ना? एक सल्फाइड वाला होता है, एक क्या होता है कार्बोनेट वाला होता है। तो इस निस्तापन प्रक्रिया का यूज क्या करते हैं हम, कार्बोनेट वाले अयस्कों के लिए यूज करते हैं। तो समझो मान चलो क्या हो जाएगा, अगर हम इसमें क्या करें, उदाहरण की बात करें, है ना? जर्नल इक्वेशन नहीं लिख रहे हैं, उदाहरण की अगर बात करें तो समझो अगर कोई क्या है, मान लो ये क्या है, एक जिंक का ZnCO3, है ना? ZnCO3 ये क्या है, ये क्या है हमारा जिंक का एक क्या है अयस्क है, जिंक कार्बोनेट जिसे बोलते हैं। इसे हम क्या करेंगे, इसे हम वायु की अनुपस्थिति में क्या करेंगे, गर्म करेंगे, है ना? तब हमको यहाँ से क्या मिलेगा जाकर, तब हमको यहाँ से मिलने वाला क्या, जिंक ऑक्साइड, है ना? क्या जिंक ऑक्साइड क्या मिल जाएगा, जिंक ऑक्साइड मिल जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 मिल जाने वाला। बताओ आया समझ में? जिंक ऑक्साइड क्या, जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाने वाला है ना समझ में? उसके बाद में अगर इसमें बात किया जाए, है ना, इसमें अगर बात करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, इसमें अगर बात करेंगे तो क्या लिखेंगे, क्या वह प्रक्रिया, है ना? क्या वह प्रक्रिया जिसमें क्या, जिसमें, है ना?
जिसमें अयस्कों है ना क्या, अयस्कों अयस्कों को क्या वायु है ना, वायु की उपस्थिति है ना, उपस्थिति में, वायु की उपस्थिति में क्या गलनांक से अधिक अधिक ताप पर 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 गर्म 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 करके है ना क्या, गर्म करके शुद्ध 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 धातु प्राप्त की जाती है, शुद्ध धातु प्राप्त की जाती है। बताओ आया समझ में, शुद्ध धातु प्राप्त की जाती है, ये हो जाएगा। अब इसका इस मतलब इस प्रक्रिया का हम क्या करते हैं, सल्फाइड आयस्क में यूज करते हैं। तो क्या हो जाएगा, मान चलो हम ले लेते हैं क्या, एक सल्फाइड आयस्क, अगर एग्जांपल की बात किया जाए है ना क्या, उदाहरण सल्फाइड आयस्क यानी जिंक सल्फाइड, और प्लस में क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या करना है, गर्म करना है। गर्म करेंगे तब हमें क्या मिलेगा, तब हमें यहाँ से क्या मिलने वाला है, समझो है ना, तब हमें से क्या मिलेगा यहाँ पर, जिंक ऑक्साइड, क्या जिंक ऑक्साइड ZnO, और प्लस में क्या सल्फर डाइऑक्साइड CO2 मिलने वाला है। अब आप समझो हम क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। तो बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई यहाँ पर करेंगे है ना, यहाँ पर क्या करेंगे हम, 2 से मल्टीप्लाई करने वाले हैं, यही तो होगा जाकर। तब क्या हो जाएगा यहाँ पर, अच्छा समझो क्या होगा कि हमको यहाँ से क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्या 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और उसके बाद में 2 से हमें यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और 2 से यहाँ पर मल्टीप्लाई करना। अब क्या हुआ, बैलेंस हो गया। देखो जिंक 2 हो गए है ना, और सल्फर के भी 2 अणु हो गए, और 2 ये और 2 वो 4, ऑक्सीजन के भी क्या हुआ, हमारा 2 अणु हो गए। आया समझ में, तो ये हमारा निस्तापन होता है और ये हमारा भर्जन होता है। जब हम अयस्क से शुद्ध धातु को प्राप्त करेंगे वायु की उपस्थिति में, गलन से कम ताप पर गर्म करके, तो इसी की प्रक्रिया को बोला जाता है निस्तापन। मगर अगर वायु की उपस्थिति हो और गलनांक से ज्यादा ताप तक उस अयस्क को गर्म करके उससे शुद्ध धातु प्राप्त किया जाए, तो इसको हम क्या बोलते हैं, तो इसको हम बोलते हैं भर्जन। आया समझ में, सिंपल से एकदम बात है ना। तो क्या करोगे आप, इसका स्क्रीनशॉट ले लोगे, और उसके बाद में चल रहे हैं हम क्या, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में। जल्दी से ले लो इसका स्क्रीनशॉट भाई आप लोग। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है कि एस्टरीकरण अभिक्रिया क्या है, और उदाहरण भी हमें बताना है। तो आपको पढ़ाया गया होगा, अगर आपने चैप्टर नंबर 4 पढ़ा होगा, तो क्या होता है एस्टरीकरण अभिक्रिया में, क्या बनता है हमारा, समझो एस्टरीकरण यानी क्या, एस्टर का निर्माण होने वाला, क्या होता है, एस्टर का निर्माण होता है। तो समझो सिंपल सी बात यह है कि होता है क्या, कार्बोक्सिलिक अम्ल और एल्कोहल। जब कार्बोक्सिलिक अम्ल और एल्कोहल क्या करते हैं, अभिक्रिया करते हैं, तब जाकर हमारा एस्टर बनता है, और बस इसी अभिक्रिया को क्या बोला जाता है, एस्टरीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। बताओ आया समझ में, बस यही हम लोग क्या करने वाले हैं, यहीं पर क्या करेंगे, लिख देंगे। ओके आया समझ में है ना। तो क्या लिखेंगे हम, कि वह रासायनिक है ना क्या, रासायनिक अभिक्रिया क्या, अभिक्रिया अभिक्रिया क्या, जिसमें है ना, जिसमें क्या कार्बोक्सिलिक है ना, कार्बोक्सिलिक 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 अम्ल, कार्बोक्सिलिक ऐसे लिखा जाएगा है ना। ओके अब ठीक है, कार्बोक्सिलिक अम्ल वा 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 क्या एल्कोहल है ना, एल्कोहल क्या परस्पर क्या, परस्पर क्या अभिक्रिया अभिक्रिया करके करके क्या, परस्पर अभिक्रिया करके क्या, एस्टर है ना, एस्टर व जल भी बनेगा है ना, एस्टर व जल का क्या निर्माण 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 करते हैं, क्या एस्टरी है ना, क्या एस्टरीकरण क्या, एस्टरीकरण क्या अभिक्रिया कहलाती है ना, अभिक्रिया अभिक्रिया क्या एस्टरीकरण अभिक्रिया कहलाती है। बताओ आया समझ में, आया समझ में। अगर क्या करें, कार्बोक्सिलिक अम्ल और हमारा एल्कोहल दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे से अभिक्रिया करते हैं, परस्पर का मतलब क्या हुआ, एक दूसरे से अभिक्रिया करते हैं, तब हमें क्या मिलता है जाकर, तब हमें मिलता है क्या, कि एस्टर मिल जाता है और जल मिल जाता है, और बस इसी को क्या बोला जाता है, एस्टरीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। एकदम सिंपल सी बात है ना। अगर मान लो इसका हम क्या करें, जर्नल इक्वेशन लिखना चाहें ना, जर्नल का मतलब सामान्य समीकरण सबके लिए लिखना चाहें, तो क्या हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, क्या कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या कार्बोक्सिलिक है ना, क्या कार्बोक्सिलिक क्या कार्बोक्सिलिक है ना, यहाँ पर आपको क्या है, रॉन्ग है। ओके अभी सही कर दे रहे हैं, कार्बोक्सिलिक क्या, ठीक है, कार्बोक्सिलिक, वहाँ पे क्या है, कार्बोक्सिलिक है ना, कार्बोक्सिलिक, इसे सही कर लो आप, क्या हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक। ओके कार्बोक्सिलिक, अब ठीक है ना, अब ठीक, कार्बोक्सिलिक है ना, तो क्या होगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल है ना, क्या कार्बोक्सिलिक अम्ल, और क्या होगा आपका, एल्कोहल होगा, एल्कोहल होगा है ना, एल्कोहल होगा, और हमें क्या मिलेगा जाकर, हमको क्या मिलेगा, एस्टर क्या, एस्टर, और क्या मिलने वाला है, जल मिलने वाला है। बस ये अभिक्रिया क्या हो जाएगी, हमारी एस्टरीकरण अभिक्रिया हो जाएगी, क्या हो जाएगी, एस्टरीकरण अभिक्रिया हो जाएगी। अगर हम यहाँ पर क्या ले लें, एस्टिक अम्ल ले लें, क्या एस्टिक अम्ल है ना, क्या एस्टिक अम्ल लेते हैं, क्या होता है वो CH3COOH
है ना, क्या CH3COOH, ये क्या होता है, इसे बोलते हैं हम क्या, एसिटिक अम्ल बोलते हैं। और प्लस में हम क्या ले लें, प्लस में हम ले लेते हैं क्या, अल्कोहल ले लेते हैं, है ना। अल्कोहल में क्या हो जाएगा, अगर एथिल अल्कोहल ले लिया जाए, क्या एथिल अल्कोहल, क्या C2H5OH, है ना, क्या C2H5OH एथिल अल्कोहल ले लें, तो आप समझो क्या होने वाला है ना, क्या होगा जाकर कि हमारा ये वाला क्या H, है ना, नहीं ये वाला हमारा क्या OH और ये हमारा H, समझो ये हमारा क्या OH और ये हमारा H, क्या करेंगे, दोनों जुड़कर क्या बनाएंगे, तो दोनों जुड़कर बनाने वाले क्या हमारा H बनाएंगे, मतलब H2O बनाएंगे, जल बनाएंगे, और प्लस में CH3COO और C2H5, है ना, क्या CH3COO और C2H5, है ना, इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलते हैं क्या हम, एथिल अल्कोहल, मतलब एथिल एसीटेट बोलते हैं, है ना। ये क्या हमारा, ये हमारा एसिटिक अम्ल, क्या एसिटिक अम्ल, है ना, ये क्या है, एसिटिक अम्ल है, ये क्या है, इसे बोलते हैं एथिल अल्कोहल, क्या एथिल अल्कोहल, ओके। और ये क्या है, इसे बोला जाता है हमारा क्या, जल। और ये क्या है हमारा, तो इसे बोलेंगे क्या, एथिल एसीटेट, क्या एथिल एसीटेट, है ना, क्या एसीटेट, बताओ आया समझ में, एसीटेट, ओके, है ना। तो क्या होगा, अब ये दोनों जब मिलेंगे तो हमें ये मिल गया जाकर, और ये आपकी क्या हो जाएगी, एस्टरीकरण अभिक्रिया हो जाएगी, बताओ आया समझ में, आया ना समझ में, है ना, सिंपल सी बात है, कार्बोक्सिलिक अम्ल और अल्कोहल मिलेगा, एस्टर बनेगा और जल बनेगा, बस ये हो जाएगी आपकी एस्टरीकरण अभिक्रिया, बताओ आया समझ में, आया ना समझ में। क्या करोगे आप, स्क्रीनशॉट ले लो, और उसके बाद में चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जल्दी से ले लो भाई इसका आप स्क्रीनशॉट। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि प्राकृतिक गैस क्या है, इसके दो उपयोग बताइए, है ना। आखिर प्राकृतिक गैस हम कहते किसे हैं, इसकी डिफिनीशन पूछ रहे हैं, और इसका उपयोग क्या क्या है, इसे हम कहां यूज करते हैं, इसे बोला जाए, इससे हमें बताना, तो समझो क्या होता है ना। तो जो मेथेन, एथेन और प्रोपेन, इसी से रिलेटेड अन्य जो गैसें होती हैं, इन्हीं के मिश्रण को हम क्या बोलते हैं, प्राकृतिक गैस बोलते हैं। मगर इसमें भी बात किया जाए तो हमारा जो मेथेन होता है ना, जो मेथेन होता है, ये इसका मुख्य अवयव है। मुख्य अवयव का मतलब क्या, कि मेथेन में सबसे अधिक मात्रा में प्राकृतिक गैस पाई जाती है, और अधिकांश हम उसी को यूज करते हैं। मगर अन्य किसी, अगर मतलब इसी एल्केन समूह की गैसों की बात किया जाए, तो उनमें भी क्या होती है, हमारी प्राकृतिक गैस की मात्रा पाई जाती है, लेकिन ज्यादातर अगर बोले तो हमारा मेथेन में ही होता है। बताओ आया समझ में, ना, तो हम क्या लिखेंगे हम, कि क्या मेथेन, है ना, क्या मेथेन कॉमा एथेन, क्या एथेन और कॉमा प्रोपेन, है ना, क्या प्रोपेन, आदि 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 गैसों, है ना, आदि गैसों के क्या मिश्रण, मिश्रण को क्या क्या प्राकृतिक, है ना, प्राकृतिक क्या गैस क्या कहते हैं, है ना, गैस गैस कहते, प्राकृतिक गैस कहते कहते हैं। बताओ आया समझ में, कहते हैं, किंतु किंतु क्या इसका इसका क्या मुख्य मुख्य अवयव मीथेन मीथेन गैस गैस है। बताओ आया समझ में, आया ना समझ में। मुख्य जो अवयव होता है, क्या होता है, वो मीथेन गैस है, यानी अधिकांश, अधिक तरीके से, है ना, ज्यादा से ज्यादा क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा हमारा मीथेन में ही क्या होती है, प्राकृतिक गैस पाई जाती है। लेकिन अगर बात किया जाए तो एल्केन समूह की जितनी भी गैसें होती हैं, सब में हमारी प्राकृतिक गैस होती है, मगर सबसे ज्यादा मात्रा में मीथेन में ही पाई जाती है। अगर अब इसके उपयोग की बात किया जाए तो क्या करोगे आप, हेडिंग डाल दोगे क्या, उपयोग, है ना, क्या उपयोग, है ना। तो उपयोग में क्या हो जाएगा हमारा उपयोग, तो सब क्या हो जाएगा, पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट क्या, घरों, है ना, घरों एवं एवं क्या कारखानों, क्या कारखानों कारखानों में क्या ईंधन, है ना, ईंधन के रूप में, ओके, आया समझ में, आया समझ में। उसके बाद में सेकेंड बोला जाए तो क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन, क्या हाइड्रोजन, है ना, क्या हाइड्रोजन गैस बनाने में, क्या हाइड्रोजन क्या गैस क्या हो जाएगा, बनाने बनाने में। बताओ आया समझ में, आया समझ में। यानी कि हाइड्रोजन गैस बनाई जाती है इसके द्वारा, है ना, इसके द्वारा क्या करते हैं हम, हाइड्रोजन गैस भी बनाते हैं। और उसके बाद में कारखानों और घरों में क्या होता है कि हम ईंधन के रूप में भी उपयोग करते हैं। अब ईंधन के रूप में बात किया जाए तो जो हमारा गैस सिलेंडर में जो गैस आती है भर के ना, वो प्राकृतिक गैस अर्थात मेथेन ही होती है। आप समझने की कोशिश करो, हमने क्या बताया, मेथेन में सबसे अधिक मात्रा में होती है, मगर एल्केन समूह की सारी गैसें हमारी प्राकृतिक गैस मानी जाती है। बताओ आया समझ में, आया समझ में। तो पहला नंबर तो आप क्या करोगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लो। और उसके बाद में हम आशा करते हैं कि ये क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। और हमने एक बात ये समझो कि भले हमने आपको 10 क्वेश्चन बताया है, भले हमने 10 क्वेश्चन बताया है, लेकिन हमने डिफिनीशन लिखाने से पहले, क्वेश्चन का उत्तर देने से पहले हमने आपको क्या किया, क्वेश्चन का आंसर बता दिया है, क्वेश्चन के आंसर को समझा दिया है। इसलिए इतने समय में हम आपको इतना ही पढ़ा पाए हैं, लेकिन तब भी हमने अपनी स्पीड काफी अच्छी रखी है, तब इतने समय में इतने क्वेश्चनों को अच्छे खासे से एक्सप्लेन कर करके कवर कर पाए, है ना। सो आशा करता हूं भाई क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी, और आप देख सकते हो कि हम आपके लिए कितनी मेहनत करते हैं, बेहतरीन कंटेंट और बेहतरीन क्लास आपको अच्छे से समझा कर देते हैं। सो भाई आपको सपोर्ट करना हमारा बनता ही है, और आप सभी लोग प्लीज सपोर्ट करना स्टार्ट करो। हम आपसे वादा करते हैं जितना आप हमें सपोर्ट करोगे ना, उतना ही हम आपको स्टडी की
रूप में आपको क्या कर देंगे, रिटर्न वापस कर देंगे, है ना। सो आशा करता हूं आपको भाई बहुत अच्छी लगी हुई क्लास। अगर क्लास समझ में आई तो प्लीज आपको कमेंट करके जाना है कि आपको क्लास कैसी लगी, हमारी मेहनत क्या है, साकार है कि नहीं साकार है, हम आपको अच्छी तरीके से समझा पाए कि नहीं समझा पाए। और आप क्या करो भाई, क्लास को लाइक भी कर दो अगर क्लास को अभी तक नहीं लाइक किया है। नए हो चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो और अपने अन्य फ्रेंड्स के पास इस क्लास को शेयर कर दो जो नहीं आए थे। और आना तो दूसरे दिन आप लोग अपने अन्य फ्रेंड्स को भी बुला लेना। डेली शाम को मैथ और साइंस की क्लास होती है। सो आशा करता हूं सब आपको समझ में आ गया होगा और आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। और ये हमने आपको 10 क्वेश्चन बताया है, हमने इसमें क्या 10 क्वेश्चन बताया, अभी कुछ और क्वेश्चन है, तो एक क्लास इसी से रिलेटेड वाली क्या होगी, एक और आएगी जिसमें हम और लगभग 10 से 12 क्वेश्चनों को बता देंगे और फिर उतना आपके केमिस्ट्री के लिए काफी है ना। तो आशा करता हूं आप समझ गए होंगे और अब हम मिलते हैं और फिर से मिलेंगे एक नई क्लास में। क्या होगा, एक नए नए क्वेश्चनों के साथ। ओके बाय बाय स्टूडेंट, चलते हैं और आप सपोर्ट करना भाई स्टार्ट कर दीजिए और आइएगा फिर से एक नए क्लास में उसी टाइम पर नए क्वेश्चनों और नए कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए। ओके बाय बाय स्टूडेंट, चल रहे हैं और फिर मिलेंगे एक नई क्लास में। ओके बाय बाय स्टूडेंट।